चलिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है अराउंड इट्स न्यूक्लियस, और ये सर्कुलर पाथ है, तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहली बात तो ये हो गई। द सेकेंड थिंग कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है ऑर्बिट में, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करती है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। क्या होता है? स्टेशनरी ऑर्बिट, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। ये सेकेंड हो गया। थर्ड कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। लिखिए, मास ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन mass of a moving electron is considered as constant. ठीक है, थर्ड हो गया ना। ये फोर्थ पॉइंट लिखो। न्यूक्लियस क्या होता है? हैवी होता है ना न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस इतना हैवी होता है कि इसके मोशन जो है ना, इसके मोशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जो इसकी स्पीड होती है इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो लिखो, nucleus is heavy, so its speed may be neglected. So its speed may be neglected. लिख लिया गया? आइए नेक्स्ट, कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ पॉइंट लिखो। angular momentum angular momentum of an electron is integral multiple of h by 2 pi. Integral multiple of h by 2 पाई। L इज इक्वल टू कितना होगा भाई? R क्रॉस P, है ना। तो ये कितना हो गया? MVR साइन थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो कितना होगा? MVR। ठीक है, थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री। और ये MVR किसके बराबर हो जाएगा? NH बाई 2 पाई के। लिख लें, इंटीग्रल मल्टीपल जो है, और n क्या है यहाँ पे? n क्या है बेटे? इंटीजर। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। लिख लिया गया? इतना ही। अब नेक्स्ट में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ द, हाँ जी कर लिया क्या ये? कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस in nth orbit. रेडियस निकालना है यार। फर्स्ट में क्या निकालना है अपने को? रेडियस। अब ये रेडियस कैसे निकाला जाएगा? अपने पास ना दो वेपन है यार। फर्स्ट कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड द सेकेंड कि कौन सा? एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH बाई 2 पाई के बराबर हो जाता है। तो समझिएगा ध्यान से कि क्या हो गया आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा कितना है? MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। अब अपने को क्या निकालना है? रेडियस, है ना। तो ऐसा करो, ये से ये गया, R का वैल्यू क्या आया निकल करके? R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। अब ये
ठीक है, v का वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें पुट कर दो तो रेडियस निकल गया। फिर बात नहीं आई समझ में? अपने को क्या निकालना, रेडियस, तो रेडियस निकालना तो यहां से v को एलिमिनेट कर दो, हाँ या ना? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH बाय 2πmr। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। जैसे ही पुट करोगे तो r का वैल्यू आएगा kze स्क्वायर बाई m। v स्क्वायर कहने का मतलब, सही तो कराया, हाँ, v का वैल्यू कितना आ गया, n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे आएगा ना तो मैं ऊपर लिख दूं 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, यही बात है। अब देखो ये से ये चला गया भाई साहब, तो r इज इक्वल टू क्या बचा, m n स्क्वायर h स्क्वायर बाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई m स्क्वायर, और ये से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखो तो क्या हो गया, h स्क्वायर बाई k की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ नहीं लिखेंगे लेकिन इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ गया इंटू n स्क्वायर बाई जेड, डन ना। के जो होता है ना, ये सब अपन कहा एयर की बात कर रहे हैं तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपन ज्यादा इसमें एंटर नहीं कर रहे हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे h प्लैंक कांस्टेंट है ना, अच्छा जेड यहां से हटा करके यहां रख दिया ना, ठीक है, ई का वैल्यू तुम्हें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो रेडियस जो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाई, आगे बात समझ में, ये हमारा पहला कंक्लूजन है, लिख लीजिए। हो सकता है कि आपको निकालने के लिए दे तो आपको ऐसे ही करना है। रेडियस और वेलोसिटी दो बातें हैं, ठीक है, आगे क्या, हाँ जी कर लिया क्या, कर दो इरेज, नेक्स्ट करें।
नेक्स्ट सेकेंड में आता है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है भाई, देखते हैं। अपने पास बस वही चीजें हैं यार, उसी को सॉल्व करना है। कौन कौन सा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये से ये गया, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट में क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, है ना। आर का वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो v इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, k जेड ई स्क्वायर तो एम वी स्क्वायर, है ना। फिर से वही बात, ये से ये गया तो v का वैल्यू कितना आएगा, और ये m से m भी गया ना। देख लो भाई कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ठीक है जी। तो v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू आएगा 2 पाई के ई स्क्वायर जेड बाई एच एन, ठीक। अरे यही आएगा एम वी आर ना, तो v की जगह पे एन एच बाई 2 पाई एम, आर की जगह पे कितना के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। एम से एम गया, वी स्क्वायर बचा तो ये v बचा, ये वाला पार्ट इधर आ गया तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, बाई कितना हो गया एन एच। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.186 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा निकल करके आया कि वेलोसिटी कितना है 2.186 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन। लिख लें, लिख लिया गया। फास्ट कीजिए थोड़ा। कर ले, हो गया भाई। ओके नेक्स्ट लिखो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाला जा सकता है क्या, कैसे, ले सही बात है, जैसी मर्जी वैसे निकाल लो यार। ये थर्ड हो गया टाइम पीरियड, कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी। तो आर क्या था, प्रोपोर्शनल था किसके, एन स्क्वायर बाई जेड के ना। तो मैं ऐसे लिखता हूं प्रोपोर्शनल टू आर कितना एन स्क्वायर बाई जेड, और वी कितना था जेड बाई एन ना। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर के। लिख लें, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। आइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी ना। मतलब ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ना। मतलब फ्रीक्वेंसी
प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब ना, हाँ या ना, लिख ले। फिफ्थ में क्या है, मान लो आपसे पूछा जाए करंट बताओ, करंट, तो करंट क्या होता है भाई बेटे, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ना, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी ना, मतलब I प्रोपोर्शनल टू कितना, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब ना, लिख लें I प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अब और यहां से निकाला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा है ना। लेकिन एक बात बताए, 10th क्लास को पढ़ करके आए हो, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रेडियस, पढ़ा या नहीं पढ़ा है, ये बात तो पढ़ रखा है। अब इसको अगर मिलाओगे तो B प्रोपोर्शनल टू I बाई आर ना, अब I किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाई, तो आप क्या लिख सकते हैं अपन, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, और आर क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 5, हाँ या ना। अरे आपने पढ़ा भाई 10th क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। कर लिया क्या, ओके, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, एनर्जी के बारे में देखते हैं कि एनर्जी क्या कहती है। कौन सा पॉइंट है, 7, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी में देखो, एम वी स्क्वायर बाई आर के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये से ये क्या, मतलब एम वी स्क्वायर बाई के जेड ई स्क्वायर बाई आर, अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई समस्या, आगे बात समझ में है, तो क्या यही काइनेटिक एनर्जी है ना। और ये कितना हो गया, 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर, हाँ या ना, ठीक है। अब k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आप चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई बात नहीं है। 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। डन, क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे करेंगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी का के Q1 Q2 बाई आर ना, क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर ना, 7 8, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाई आर, तो माइनस के जेड ई इंटू ई बाई आर, मतलब माइनस कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है,
अट्रैक्शन है भाई, बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, हाँ है ना। और इसके अगेंस्ट तुम्हें काम करना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से जंप लगा करके बाहर चला जाएगा। बात आई समझ में? क्या समझ में आया तुम समझा मुझे? बंधा, हाँ बाउंडेड, अट्रैक्शन को बता दिखा रहा है। आगे बात समझ में? और इतनी एनर्जी आप डालोगे तभी जाकर के वो इलेक्ट्रॉन, अगर उसको तोड़ना है, डिसोसिएट करना है तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट में टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बेटे प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही बात है ना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बता कितना, डायरेक्ट कर दूं क्या मैं? देखो 1/2 है और ये -1 है, कितना बचा? -1/2 है ना। तो टोटल अगर अपन कर लें तो -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R, क्या यही होएगा? है ना। आप यहां से क्या लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी देखो यहां ध्यान से, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान से, दोनों सेम है क्या? हाँ ठीक है। और 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गड़बड़ तो नहीं कर रहा? हाँ ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस काइनेटिक एनर्जी और हाफ टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, मतलब भाई वो बंधा हुआ है, और ये वो एनर्जी है जो तुम्हें देना पड़ेगा तभी वो जाकर के बाहर निकलेगा। नहीं आई बात समझ में? अरे ठीक है, लिख ले। और फिर थोड़ा सा अपन टोटल एनर्जी पे और चर्चा करते हैं भाई, डिस्कस और करते हैं। ये कर दूं इरेज, ये कर दो ना। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी 1/-1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E², और R का वैल्यू कितना है? 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n², ये एंगस्ट्रम है बाई Z, और ये कहाँ है? ऊपर, ठीक है। तो -E², चलो ये कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया? इंटू Z²/n²। और यही के अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तोड़ा जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो हो गया टोटल कितना हो गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²। कई बार ना रीडेबल कांस्टेंट वगैरह के टर्म्स में भी ना चीजें दी हुई रहती है ना। तो ये वैल्यू R का वैल्यू जो हमने निकाला था, एक बार वापस से देखते हैं। चलो पहले ये लिख लो, उसके बाद या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू -RCH इंटू Z²/n²। बहुत हार्ड बट करेक्ट ऑप्शन। ये मैं अभी बता देता हूं कि कैसे निकाला हमने। हाँ जी, कर लिया क्या नोट? तो यहां से E को लिख सकते हैं -13.6
जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर और ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर सी एच जेड स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अच्छा ये आर क्या है यहाँ पे? रिडबर्ग कांस्टेंट। आर क्या है भाई? अच्छा ये आया कहां से ना समझ लो, बाद में तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, आया ना। और रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? -11 ना भाई। चलो देखो एक बार, देखो कैसे निकाला गया समझिएगा। जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में, तो पहले तो आपने आर का वैल्यू निकाला था ना, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया था? आर का वैल्यू कितना आ गया? के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। सेकेंड में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई था, अपने को आर का वैल्यू पुट करना है। तो v का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? v का वैल्यू एन एच बाई 2 पाई एम आर, यही बात है। इसका वैल्यू यहां पुट करो तो r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हो गया और ये से ये भी कैंसिल आउट हो गया। आर जो आएगा वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे कहां पे? एनर्जी वाले में। अरे यार टोटल एनर्जी आया ना आपका, ठीक है। तो ये आर का जब ये वैल्यू पुट करोगे ना तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा और उस कांस्टेंट टर्म को रिडबर्ग साहब ने अपना नाम दे करके रिडबर्ग कांस्टेंट बोल दिया गया, ठीक है। वो है आर का वैल्यू आएगा और इन सबको कैलकुलेट करके हमने सीधा लिखा है ये। 98% केस में अपन यही यूज करेंगे, बट ये भी याद रखना है। एच सी क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि देखो आगे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है तो हायर ऑर्बिट से जैसे ही लोअर ऑर्बिट में आएगी तो वो एनर्जी को एमिट करेगी और वो एनर्जी जो एमिट करती है ना वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? और फोटोन की एनर्जी कितना होता है? एच सी बाई लैम्डा। आगे की बात समझ में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एच सी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी और ये भी दोनों ही याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर बात है क्या? फिर बात आई क्या समझ में? ओवरऑल पूरा डिस्कशन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी क्या होता है? 2.186 10 का पावर 6 जेड बाई एन, रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। टोटल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, या रिडबर्ग के टर्म में -RCH इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में हाफ ऑफ। बहुत अच्छे। और इसके बाद में करंट बताया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया था, वो सब भी याद रखना है। याद क्या रखना, तुम नॉर्मल कर सकते हो, हाँ या ना। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है जी। देखो अब क्या हुआ कि जेई में क्या, एक और पढ़ लो उसके बाद करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं टर्म्स, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई, नोट करके लिखना। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप मारेगी तो एनर्जी रिलीज होएगा या गेन करेगी? और वो एनर्जी किसके बराबर होएगा? फोटोन की एनर्जी का। वो कितना होता है? तेरे बात आई क्या समझ में? अरे पक्की बात ना, वो एनर्जी किसके बराबर होता है? h बाई लैम्डा। तो लिखो, when electron jump from higher orbit to lower orbit, when electron jump from higher orbit to lower orbit,
then it release energy. Then it release energy and it is equal to the energy of photon. तो वही होता है भाई, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू ना, एच म्यू ही तो होती है फोटोन की एनर्जी भाई, हाँ या ना? ठीक है, अब बताओ तो वो कितना हो गया? E इज इक्वल टू, जैसे ये देख जेड ई, ये ठीक है, ये मान लो कि E2 और ये मान लो कि E1। अगर इलेक्ट्रॉन जंप यहां कर रही है तो एनर्जी रिलीज होएगा और वो एनर्जी कितना होएगा? एच म्यू। ठीक है, तो E1 कितना है बेटे? E1 है आपका माइनस, जैसे ये मान लो कि ये उल्टा कर लेते हैं, इसको ये 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या ले लेते हैं? N1 और ये क्या ले लेते हैं बेटे? N2। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोर्ड थ्योरी एप्लीकेबल होता है, तो Z इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन के लिए लेते हैं फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो E1 का वैल्यू बताना कितना हो गया? माइनस आर सी एच इंटू 1/1²। अरे यही है। E2 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस आर सी एच इंटू 1² बाई, अच्छा ये N1 है तो अपन ये N1 ले लिया ना, तो ये ले लेते हैं यार, इस ये N1 का स्क्वायर, तो ये N2² ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप 1 ले लो 2 ले लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रही है ना, हाँ है ना? तो चेंज इन एनर्जी कितना? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 कितना हो गया बताओ? आर सी एच कॉमन ले ले। अरे यार हायर से लोअर में जा रहा है ना, है ना? तो हायर से लोअर में जा रहा है तो कोई ना, E2 माइनस E1, क्लियर है ना? तो E2 माइनस E1 जैसे ही मैंने करा तो क्या क्या हो गया? आर सी एच 1/N1² माइनस ऑफ 1/, और क्या यही एनर्जी जो है वो hc/λ के बराबर है? अरे यार, तो क्या हो गया इसके? आर सी एच 1/N1² माइनस ऑफ 1/N2²। हाँ है ना? ठीक है, hc से hc गया तो 1/λ आर 1/N1² माइनस ऑफ 1/N2²। और यहां मैंने z इक्वल टू 1 लिया है, आपकी मर्जी, आप ना लेना चाहो तो z² आ जाएगा। हाँ या ना? क्या ये पढ़ा है आप लोगों ने? तो ऐसे ही तो आएगा। अपने को क्या है, ये थोड़ा याद रखना, अपने को याद रखना है ये, उसके बाद जहां जिससे मन हो यार जंप करवा दो यार, क्या फर्क पड़ता है? हाँ है ना? हाँ, E2 माइनस E1 ना, हायर माइनस लोअर जाएगा तभी तो एनर्जी रिलीज होएगा। नहीं आई बात समझ में भाई? देख लो गड़बड़ तो दिख रहा है? हाँ सही है। अगर यही एनर्जी अगर गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, N2² माइनस N1²। डन ना? रिडबर्ग कांस्टेंट का कितना? 1.1 इंटू 10⁻⁷ 7 ही होता है। पहले मैंने क्या बोला था? अच्छा ऐसा बोला था क्या? गलत बोला था। 1.1 इंटू 10⁻⁷।
क्लियर ना? अब देखो जेई ने पता है क्या क्वेश्चन पूछा था, इसमें एक दो पॉइंट और लिख लो, उसके बाद ना जेई के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, to jump from lower orbit to higher orbit, energy is given क्लियर ना? और वो कितनी एनर्जी होगी भाई? एच म्यू, यही है ना? एनर्जी कितनी होगी? एच म्यू, क्लियर ना? नेक्स्ट लिख लो, ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब 1, और एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब ग्राउंड स्टेट के बाद जो भी है वो सारा एक्साइटेड स्टेट है। n इज इक्वल टू, अगर आपका 2 दिया हुआ है तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट हो गया? कौन सा? फर्स्ट। और 3 हो गया तो 4 हो गया तो ओके। देखो ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन ना, ठीक है? एंड सो ऑन ना। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन, क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट comes to ground state by emitting a photon of wavelength lambda, by emitting a photon of wavelength lambda. The value of principal quantum number n, the value of principal quantum number n of the excited state will be, कहां से? हाइड्रोजन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट का कितना हो जाएगा बताओ? ई एक्साइटेड मतलब माइनस ऑफ आर सी एच इंटू क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ आर सी एच इंटू 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ई एक्साइटेड आ गया था। ई ग्राउंड कितना आएगा? माइनस ऑफ आर सी एच, है ना? अब एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है तो ई एक्साइटेड माइनस ई ग्राउंड कितना आ गया? आर सी एच कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई एन आएगा क्या? एन स्क्वायर आएगा क्या? अरे पक्की बात है। अब बताओ कि ये वही है ना E2 माइनस E1 जो भी हमने करा था, हाँ या ना? नहीं, E2 माइनस E1 यही तो करा था। अरे यार, और ये किसके बराबर होएगा? एच सी बाई लेमडा के, तो आर सी एच 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, तो सी एच से सी एच, ये बताओ कितना आ गया?
1 बाय लेमडा आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। बताओ कितना हो गया, लेमडा आर माइनस 1 बाई लेमडा आर इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा आर बाई लेमडा आर माइनस 1। बताओ कौन सा सही ऑप्शन है? समझ में आई क्या बात? अरे इसमें कोई खास बात हो रही है, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, हाँ या ना? ये पूछा हुआ भाई साहब 2022। पूरी क्लास में हम सिर्फ जेई के क्वेश्चंस ही करेंगे, नीट का क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है भाई, खुद से बनाना है, जहां रुको वहां देखना। कर लिया क्या? डन ना? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दो इरेज। कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम? कर लिया क्या पूरा? नहीं आई क्या बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? हाँ कोई बात नहीं है। ये देख, ई एक्साइटेड माइनस ई ग्राउंड है ना, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब आरसीएच कॉमन ले ले, तो ये 1, ये तो नेगेटिव ही है, तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर नहीं आएगा। अरे एक स्टेप बीच में खाया मैंने, सीधा ही तो करा है। तेरे बात आई क्या समझ में? फिर से बताओ। देख क्लियर है क्या? क्लियर है? आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखना, क्वेश्चन लिखना। 7th ऑर्बिट दिया हुआ है, 7th ऑर्बिट का जो रेडियस दिया हुआ है, नहीं स्पीड, 7th ऑर्बिट में स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया है 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो 3rd ऑर्बिट में स्पीड बताना है फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 7th ऑर्बिट में स्पीड कितना दे दिया? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 7th में। 3rd में बताना है स्पीड, फटाफट बताओ, ऑप्शन लिख देता हूं। 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। बताइए। हाँ सब कुछ दे दिया तो सॉल्व करो, देखना थोड़ी है। वेलोसिटी क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वेलोसिटी? जेड अपॉन एन। भाई साहब तुम फटा अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। अब कितना दे दिया बताओ? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 Z1। ठीक है, Z1 और n कितना है? 7। ये अपने को नहीं पता, मान लेते हैं कि x, Z1 और n कितना है? 3। कितना हो गया बता? 3/7। x कितना हो गया? सीधा कर देता हूं मैं, 8.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ऐसे, तभी मैं सीधा जेईई मेन से क्वेश्चन करवा रहा हूं। और केमिस्ट्री वैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अरे यार मजाक थोड़ी कर रहा हूं। अरे वेलोसिटी क्या प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन था, तो जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ना। क्लियर है? लिख लो।
कॉपी पेस्ट मत करना, बस खुद से करो सॉल्व, खुद से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लिया क्या? नेक्स्ट कर दो इरेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 2023 का पूछा हुआ है जो मैंने करवाया अभी आपको, 2023 जेईई मेंस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ electrons, the radius of electrons in second stationary orbit is r, then find the radius of third orbit। ये क्वेश्चन को आंसर करो फटाफट। r/3 2.25 r 9 r 3 r। कितना आया? ये आ रहा है क्या? देख लेते हैं। अच्छा, कई लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन में चल क्या रहा है। भाई साहब तुम्हारा हाथ फटाफट चलना चाहिए क्वेश्चन लिखने से पहले। r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, तो r को क्या लिख सकते हैं अपन? कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ना, 4/x। नहीं पता, किसमें निकालना है? सेकेंड स्टेशनरी और थर्ड, कितना हो गया बताओ? 9r/4 इज इक्वल टू x। अरे हाँ है ना भाई, मेंस 2023। और क्या बेइज्जती करवाऊं मैं जेईई का। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है भाई? और इनवर्सली किसके? मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन लिखवाओ क्या? लिखो, स्पीड हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट में बाय स्पीड He+ का थर्ड ऑर्बिट में, इसका रेशियो बताओ कितना होगा? स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन in third orbit to the speed of the He+ ion कितना? 1/, पक्की बात है? हाँ सही है। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? Z/n के, ठीक है। तो Z कितना? हाइड्रोजन ना 1, और n कितना? थर्ड। और He+ का Z कितना? n कितना? कितना हो गया? 1:2। क्वेश्चन में पूछा था He+ टू द हाइड्रोजन, तो 2:1 इज द आंसर। यह है आपका 2022, ठीक है, खत्म। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको सीट दे दूंगा 19 क्वेश्चन का सेट, कल आप घर से सॉल्व करके लाओगे, ठीक है भाई साहब। रटा हुआ होना चाहिए सारी की सारी चीजें। आइए नेक्स्ट लिखो, some basic terms। आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ क्या होता है?
आयोनाइजेशन, अच्छा ये जेड होता है, क्या होता है? एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स, कोई भी स्टेट से इंफिनिटी तक। अरे यही बात है, हाँ या ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया बताओ? ई इंफिनिटी माइनस ऑफ ई एन, और ई इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0, और माइनस इसके बारे में तो तुम्हें पता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया? अब मान लो कि He प्लस को कह रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट का बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा। कौन सा? फोर्थ ऑर्बिट का। तो कैसे निकालोगे? 13.6 जेड कितना? 4/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यही होएगा? अरे उस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी है उसको पॉजिटिव कर दो, क्या वही आयोनाइजेशन एनर्जी है? तेरा बात आई क्या समझ में? अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दे तो ये लिख लिया क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लो, क्वेश्चन में लिख लेना। क्वेश्चन में लिख लेना कि फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He plus ion in fourth orbit. He plus ion in fourth orbit. बताइए, आ गया ना? आगे की बात समझ में। नेक्स्ट लिखना आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पोटेंशियल क्या होता है? आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू W/Q, याद है? V क्या था? पोटेंशियल। वर्क, W क्या था? वर्क, मतलब क्या? एनर्जी। Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होएगा वो एनर्जी अपॉन E, यही है। तो बात आएगी समझ में? जो भी एनर्जी होएगा वही होएगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कितना? वोल्ट। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट। कितना हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में? बताना। सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितना? और वो एनर्जी कौन सा होगा भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी ना। वो एनर्जी कौन सा? आयोनाइजेशन एनर्जी ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हुआ कि उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से निकल करके रफू चक्कर हो जाए भाई। हाँ यार, अरे पक्की बात है। तो ये बताओ कितना हो गया? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ सेकेंड ऑर्बिट में कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर 4 बाई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 इंटू -19, ये से ये कट गया, मतलब 13.6/4 वोल्ट। क्या यही होएगा? अरे पक्की बात है। नेक्स्ट लिखो थर्ड, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू
एक्साइटेड स्टेट, हाँ या ना, यही बात है ना। लिखो, एक्साइटेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, excite an electron from its ground state to excited state, from its ground state to excited state. डन ना, ठीक है। तो ई एक्साइटेशन कितना हो गया, ई ग्राउंड माइनस ई कौन सा, हाँ या ना, अरे यही होगा। बाइंडिंग एनर्जी, द नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें पता है यार, तोड़ने में जो इतनी एनर्जी चाहिए, नहीं आया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, अरे जितनी एनर्जी से बंधा होता है उतना ही अगर तुम डालोगे तो निकल लेगा वो, वही बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है आपका, ई इंफिनिटी माइनस जो भी एनर्जी होता है वही होता है ना बाइंडिंग एनर्जी। लिख ले, बस आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।